10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कैपिटल गेन के। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स परचेज्ड अ रूट परमिट on 1/1/2004 for rupees 1 lakh. The same is sold on 1/1/2015 for rupees 5 lakhs. Calculate कैपिटल गेन। 1 मिनट है आपके पास। अगर हम CII की बात करें, हाँ देखकर बताएं। CII 2003-4 का कितना है? 3-4 का गलत ना बता देना, ठीक है ना? और 14-15 का कितना है? हम दे दिए ना। अब इसको सॉल्व करके बताएं कि आपका कैपिटल गेन कितना आ रहा है, क्या CII यूज होगा या नहीं। पहली चीज बताएं, आंसर बताएं। कितना आ रहा है? सॉल्यूशन देखें, एक बच्चे ने कर भी लिया। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16, पीरियड ऑफ होल्डिंग, हाँ 1/1/2004 से लेकर कब तक? पक्का ना? पीरियड ऑफ होल्डिंग में किसी को कोई डाउट है? ये हमारी शॉर्ट टर्म है क्या? अच्छा, लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 5 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन देंगे क्या? हाँ, इंडेक्सेशन के लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। 1 लाख की चीज़ है, कब खरीदी गई है? 463 इंडेक्सेशन के समय, और आज बेची गई है 1024 के समय। कितना आया? 166। अच्छा, 278,834। दिस इज योर आंसर। नोट करें तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जेड परचेज्ड टेनेंसी राइट on 1179 for rupees 2 lakhs.
sale of such right on 2nd of January 2015 for rupees 22 lakhs. FMV as on 1st April 81 is rupees 5 lakh. Calculate capital gain. हाँ बेटा बताओ तो. CII 81 82 का 100 है, 14-15 का 1024 है. हाँ सॉल्यूशन दें. सॉल्यूशन डिटेल तुम लोग ऊपर नोट कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर वगैरह. बोलो. असेसमेंट ईयर 15-16. इधर देखें. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है? 22 लैक्स माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्या इंडेक्सेशन होगा? डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे. 1179 से लेकर के 1st of January 2015 लॉन्ग टर्म है. हाँ इंडेक्सेशन होगा. कितने की थी? 2 लाख लेंगे या 5 लाख लेंगे? 2 लाख. 5 लाख बिल्कुल नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में एफएमवी लेने से मना किया था. जरा चार्ट देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, जो मैंने पूरा चार्ट बनाया था. मैंने कहाँ लिखा है 1481 के पहले या बाद में? ऐसा तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है. सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की जब हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का चार्ट प्रिपेयर किया था, उसमें हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था. तो हम लोग को तो यहाँ पर मजबूरी है, एफएमवी तो कभी लेना ही नहीं है. ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1024. 20,48,000. 1,52,000. नोट करें. नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखें. Mr. Y was awarded by route permit between Delhi and Bombay on the basis of his performance. On 1/1/2003, he sell the same on 1st January 2015 for rupees 8 lakh. Calculate capital gain. हाँ बोलें. क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट होगी भी या नहीं?
होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कहाँ? नील। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 8 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले तो ये देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा भी कि नहीं। हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करेगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 1/1/2003 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक है। बोलो, तो ये हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हाँ, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ है ही नहीं, फ्री में मिला था, बोलो ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। कहोगे सर पीरियड ऑफ होल्डिंग का फायदा क्या हुआ? पीरियड ऑफ होल्डिंग का फायदा ये रहा। थोड़ी स्पीड लाएंगे नोट करने में। हटाएं? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मिस्टर श्याम became a tenant on 1/1/79 as at the rate of ₹1,000 per month as a rent. On 1/1/2015, he vacated the property and received ₹24 lakh. From landlord for vacating the premises FMV on 1/4/81 is ₹6 lakh. सॉल्यूशन दें। एक बंदा है मिस्टर श्याम जो किराएदार बना, 1,000 रुपये पर मंथ देता था किराया। आज 1/1/2015 को वो मकान छोड़ रहा है और मकान मालिक से कह रहा है मैं तभी मकान छोड़ूंगा जब तुम्हें मुझे 24 लाख रुपए दोगे। किराएदार बोल रहा है किससे? मकान मालिक से, कि मैं तुम्हारा घर तभी छोड़ूंगा जब तुम क्या दोगे मुझे? 24 लाख रुपए दोगे। और उसने 24 लाख रुपए दिया, तब जाकर उसने मकान छोड़ा। बताओ किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी कैपिटल गेन की? मिस्टर श्याम या लैंडलॉर्ड? मिस्टर श्याम, क्योंकि वो अपना राइट छोड़ रहा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितना बड़ा काम किया इसने उस घर पे कब्जा करके। सरकार भी इस चीज को क्या कर रही है? मोहर लगा रही है। 31 दिसंबर 2014, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का है? 24 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हर महीने 1,000 रुपये किराया देता था। आज तक जितना भी पेमेंट किया है किराए का, वो क्या है मेरे लिए? इतनी मार को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मकान लेने गए थे या मकान किराए पर लेने गए थे? खरीदने गए थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। वो तो रेंट है मंथली, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या लेना देना?
कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। एफएमवी से कोई लेना देना होता नहीं, पहली चीज़। एफएमवी से किसी चीज़ का लेना देना है नहीं सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में। दूसरी चीज़, जो रेंट इसने पे किया वो तो रेंट है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इस कैपिटल एसेट को एक्वायर करने में उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, तो सेल्फ जनरेटेड एसेट इज निल। चलिए हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। $3,50,000 है। He sold the patent for rupees 12 lakh on हाँ, सॉल्यूशन दें आप लोग। देखें, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिटर्मिनेबल हो या नहीं। मैंने तुम लोग को बताया था कि सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का क्या, जो सेल्फ जनरेट होती है उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ होती है? नहीं होती है, नहीं। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है? 1179 से लेकर 31 दिसंबर 2000 शॉर्ट टर्म हो गया। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 12 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे एफएमई तो लेते ही नहीं है, आ गया ना? चलो भाई, हटा सकते हैं। एक पेन देना बाबू, है। हंस लो बेटा। मेरे पास सारे सामान डिफेक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? मेरे पास जितने भी सामान हैं सब डिफेक्टिव है। और तुम लोग हंस भी रहे हो। तो ये फटा हुआ क्यों है? सामान नहीं हो तो ये डिफेक्ट कहाँ से है? सिला होना चाहिए ना। देखो भाई, मेरा
तुम्हारा तो पैदाइशी डिफेक्ट है, तुम्हारा बनाया गया है। कर दी ना छोटी बात। इतना छोटा मुंह लेकर के आए हो, बड़ा मुंह लेकर आते तो बड़ी बात करते। देखो इधर क्या हो गया, इधर देखो। अब हम लोग अपनी क्लास की बात करते हैं। डिफेक्ट तो कभी नहीं सुधरने वाला। मिस्टर अमर परचेस्ड 100 शेयर्स। चलो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। ₹30 के हिसाब से है 30 ईच ऑन 1180। राइट शेयर्स अलॉटेड। फॉर 1:1 for ₹40 each। In the year 88, right shares allotted $400 on 1st March 88 for ₹60 each in year 98। bonus 1:1 is allotted।
CII बताओ हमको। 81 82 मनमोहन बताना बाबू। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। 37 38 87 88 150 98 99 करें। क्वेश्चन नोट कर लें। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये मानना है दैट द कंडीशन विच आर गिवन अंडर सेक्शन 1038 आर नॉट फुलफिल्ड। इसका मतलब ये है कि शेयर्स को जब हम सेल करते हैं, सुनना ढंग से, उसके लिए एक और सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 1038। ठीक, हम यहाँ इस क्वेश्चन में ये मानकर चल रहे हैं कि उसकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर उसकी कंडीशन फुलफिल होती तो शायद ये ट्रांजैक्शन किस सेक्शन में फॉल करता? 10 में। और 10 में जितने पॉइंट्स फॉल करते हैं वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, ये तो मालूम है ना। इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट हो सकता था अगर वो सेक्शन 1038 की कंडीशंस को पूरा करता। तो हमने तो बताया ही नहीं है सर ये सेक्शन 1038 है क्या, इसको कर लेते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पक्की बात है ना, क्यों हम टेंशन पहले ले लें। तो क्वेश्चन जल्दी से नोट करें, इसका सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। थोड़ा स्पीड लाएंगे बाबू, नोट कर। हट रहे हैं। हटा सकते हैं क्वेश्चन को, हटा दें। ये याद रखना, ये मैं हटाने जा रहा हूँ, हमको सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए ना। अब कई बच्चे इसमें बुद्धिमानी का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? बुद्धिमानी। वो कौन सी बुद्धिमानी का काम करते हैं मालूम है? वो लोग सारे शेयर्स को बेचने का काम इकट्ठे करते हैं। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हर एक शेयर को इंडिविजुअली डील करेंगे। मेरे लिए काम क्या हो जाएगा? आसान। चल, सबसे पहले हम ओरिजिनल शेयर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ओरिजिनल शेयर्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 1179 से बोलो। कब बेचा है? 31 दिसंबर 2014। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इधर देखना ढंग से। कितने शेयर्स थे और इन 100 शेयरों को बेचा कितने में है? कितना हो गया? पक्की बात है, माइनस। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगेगा ही लगेगा। कितने में खरीदा था? 30 रुपए लेंगे या 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? 30 रुपए लोगे या 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए? 80 रुपए। तो 100 शेयर 80 रुपए के हिसाब से इसने खरीदे थे, इसका मतलब ये हुआ। चलो, 100 शेयरों का दाम पता चल गया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1024। 8,000, 8 दूनी 16, 9,006। अच्छा, 81,920।
अच्छा अच्छा अच्छा, लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लॉस कितना 1920। कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम रेड पेन से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसका हिसाब किताब मेरा खत्म। बोलो अब हम किसकी बात करेंगे? ये हिसाब किताब मेरा खत्म हो गया। अब हम राइट शेयर्स की बात करेंगे। ये 1179 का था। अब हम फिर बात करेंगे किसकी, कब है राइट शेयर्स? 1180, बोलो बता सकते हो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? खरीदा था 1180 को और बेचा तो है एक ही साथ सब 31 दिसंबर 2014। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पक्का ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने शेयर्स थे? 1:1 यानी 100 के बदले 100, 100 के बदले 100। इज टू का मतलब क्या होता है? फॉर 1 हेल्ड, यानी एक शेयर मिला है एक के बदले। तो 100 शेयर 800 में बेच दिए, 80,000 में ही बेचे, बोलो ना। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 40 रुपए लोगे या 80 रुपए लोगे, बोलो ना। तो 100 शेयर हैं 80 रुपए वाले, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1024, 81,900। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 1920 का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लॉस। तो लॉस है, कोई दिक्कत है इसमें? इसको भी हम क्या कर देंगे, रेड कलर से क्लोज कर दिया। दो हिसाब किताब मेरे क्या हो गए पूरे। अब हम किसकी बात करेंगे? बोनस शेयर्स की। कब अलॉट किए गए हैं? 1 दिसंबर 80, बोलो। चलो, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 दिसंबर 80 से लेकर 31 दिसंबर 2014। लॉन्ग टर्म है ना? लॉन्ग टर्म है ना? 15 लिखना चाहते हो तुम यहाँ पे? 1/1/2015 के एक दिन पहले का लोगे ना। बड़े अजीब किताब हिसाब किताब है आपकी। हाँ बताएं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने शेयर्स मिले थे? 2 for 1, एक के बदले 2। 100 यहां थे, 100 यहां थे, टोटल मिलाकर कितने थे? 200। अगर हिसाब गिनो तो 100 शेयर्स यहां थे और 100 शेयर्स। अब बोल रहा है 2 for 1 हेल्ड, 2 for 1 हेल्ड, एक के बदले 2, यानी 200 के बदले 400 शेयर्स, बोलो ना। अब इसने कितने शेयर्स बेचे होंगे? 400। 800 रुपए के हिसाब से 3,20,000। अच्छा, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर्स का क्या होता है? 0। इतनी मार खाओगे, 1,481 के पहले का है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हो ना, विच एवर इज हायर। बोलो। तो 1,481 का कितना वैल्यू है? 80। तो 400 शेयर्स हैं 80 रुपए के हिसाब से, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1024, 4 टाइम कर लो, 3,24,000, 3,26,000, 3,27,000 कुछ आएगा। 5760 लॉस आ जाएगा। सोचना क्या है? 3 लाख देख लेना भाई,
मेरे हिसाब से 25 देख लो, कैलकुलेटर देख लो। चलो बधाई हो। कितना बचा? 7,680। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में हो गया लॉस। नहीं समझ में आया बात? आगे चल सकते हैं। हमने अब तक ये 3 पॉइंट्स देखे। अब हम किसकी बात करेंगे? 88 की। क्या लिया है 88 में? राइट शेयर्स। बोलो। 88 का मतलब 1 मार्च 88 को कितने शेयर्स मिले थे? 400 शेयर्स। कितने? चलो भाई बताओ। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 मार्च 88 से लेकर के सब एक ही साथ बेचा ही गया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोलो। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 400 शेयर्स को बेचोगे तो इतना ही तो मिलेगा, 3,20,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। 1,481 का लोगे या 88 का लोगे? अरे 81 के बाद का है तो 81 को क्यों लोगे? वो तो कोई कैपिटल एसेट जब 1 अप्रैल 81 के पहले होती है तब हम 1 अप्रैल 81 की फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 81 या उसके बाद है तब 1 अप्रैल 81 की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखते। तो यहां पर हम कितना ले लेंगे? 60। 400 इंटू 60 डिवाइडेड बाई इतने में खरीदा गया था। 400 शेयर 60 रुपए के हिसाब से खरीदे गए। अच्छा, 87 88 का इंडेक्सेशन कितना है? 150, यही तो बताया था, इंटू 1024। वन 163 840 या वाह वाह अंग्रेज। 20 140 या देखो कौन बोला वैसे ये वर्ड? क्या हो गया? कहाँ मैंने लॉस लिखा? ब्रैकेट लिखा होता तो लॉस होता, ब्रैकेट दिया ही नहीं। अरे इधर लिखे, इधर लॉस है, देखो ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये लॉस है। ये ब्रैकेट है क्या? इसके पहले ब्रैकेट है तो गेन हो गया। अरे इस निशान का मतलब है ब्रैकेट में कोई चीज होगी तो लॉस होगा, ब्रैकेट में है तो लॉस है, ब्रैकेट में नहीं है तो गेन है। अच्छा, इसमें भी दिक्कत है तुम लोग को? नहीं, मेरा मन कर रहा है इसको लिखे रहने का, थोड़ा जल्दी करें।
हटा दें अब, ये अमाउंट बताओगे ना बाद में। इसको लिख लेना ए, इसको लिख लेना बी, इसको लिख लेना सी। बाद में जरूर बताना, मैं बोलूँ ए तो बता देना कितना। चलो अब फिर से बात हो रही है बोनस शेयर्स की, बोलो ना। कब किया है बोनस शेयर्स? 30 जून 98 को। अच्छा, कितने शेयर्स हैं? 1:1। तो टोटल 100 यहाँ थे, 100 यहाँ थे, 200। 200 और 400, 600 और 400, 1000। यानी 1000 के बदले अब 1000 और मिल जाएंगे, नहीं? तो 1000 शेयर्स। कोई दिक्कत है इसमें? पीरियड ऑफ होल्डिंग 30 जून 98 से लेकर के 31 दिसंबर 2014। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हाँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 1000 शेयरों को आपने बेचा है 800 रुपए के हिसाब से, 8 लाख हो गया ना? बोलो। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इधर देखो भाई, बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? कब लिया गया था? 97, 98, 99 का कितना था? 500, 351 इंटू 1020। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जीरो ही आ जाएगा। कितना आ गया? 8 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में है लॉस, तो ये क्या है, गेन है या लॉस है? अब तो क्लियर है, ये भी खत्म। बचा क्या? कुछ भी नहीं। इसको हम लिखेंगे ई। अब बताओ टोटल कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 1920 माइनस में, 1920 फिर माइनस में, माइनस में फिर है 7680 प्लस है 156 प्लस है 8 लाख। टोटल जरा बताओ। हाँ बोलो। 9 लाख। केवल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। दिस इज योर आंसर। हटा सकते हैं। समझ में आया ये? और लिख लेना द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है, हटा रहे हैं। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोगों ने एक भी थ्योरी नहीं स्टडी की। एक थ्योरी आज बनती है। क्यों? याद करो, मैंने एक सेक्शन तुम लोग को पढ़ाया है 51। सर ये तीसरा दिन लगातार हो गया जब आप 51 की बात कर रहे हैं। बेसिक चीज़ क्या है,
सेक्शन 51 में एक अमेंडमेंट है। हम लोगों ने जब सेक्शन 51 की स्टडी की, हम लोगों ने क्या पढ़ा? एडवांस मनी फॉरफिटेड, याद आया? इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनना, एग्जाम में आएगा, गलत करने की चांसेस ज्यादा है। हमने इसमें 3 पॉइंट लिखवाए हैं। पहला कि इफ एनी एडवांस मनी और अर्नेस्ट मनी हैज बीन फॉरफिटेड बाय द एसएससी, देन इन दैट केस द सेम अमाउंट विल बी डिडक्टेड आउट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डब्ल्यूडीवी और फेयर मार्केट वैल्यू, वॉट एवर द केस इज। नोट नंबर 2 लिखवाया था, if any advance money or earnest money has been forfeited by the previous owner, then that advance money forfeited is not to be deducted at all. पक्की बात। तीसरा लिखवाया था इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3, if any advance money forfeited on or before 1st April 81, then that amount is also to be deducted out from the cost of acquisition, WDV और fair market value. Clear? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 1481 के पहले फॉरफिट की गई है या 1481 के बाद। ये तीनों चीजें क्लियर थी। अब इसमें आज हम एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं। अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट की, बोलूं, अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट की, बोले, आगे बोले, सुनने के लिए तैयार हो, तो न तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा, न ये एफएमवी से माइनस होगा, और न डब्ल्यूडीवी से माइनस होगा। तो सर आपने पढ़ाया क्यों था? तो अमेंडमेंट ही पढ़ा दिए होते आप। हाँ भाई, अमेंडमेंट ही पढ़ा दिए होते, झंझट उसी समय खत्म था। गलत बोल रहा हूं? अब क्या प्रोविजन है कि अगर अब आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट की तो इसको ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट किया जाएगा, ना डब्ल्यूडीवी से डिडक्ट किया जाएगा, और ना एफएमवी से डिडक्ट किया जाएगा, जो तुम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह लिखते हो। अब सीधा सीधा आप जो किसी का अमाउंट फॉरफिट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल कर दो, बात खत्म। आगे ले जाने का हिसाब किताब ही नहीं है, आगे ले जाने का हिसाब किताब ही नहीं है। फिर से क्वेश्चन रेज हुआ कि सर फिर आपने वो पढ़ाया क्यों? फिर से वही प्रॉब्लम आई। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, फिर इस बात पर आते हैं। ना तो अब हम डब्ल्यूडीवी से लेस करेंगे, ना एफएमवी से लेस करेंगे, ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करेंगे, सीधे सीधे इस अमाउंट को ले जाकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। जैसे ही मैंने तुम्हारा पैसा जब्त किया, अब हम बेचने तक का वेट नहीं करेंगे कि जब हम बेचेंगे 20 साल बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद, तो हम उसको उस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एफएमवी या डब्ल्यूडीवी से माइनस करेंगे। नॉट एट ऑल। जैसे ही आपने छीना, उसी साल इसको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर लो, और जब टैक्स लग चुका है उस अमाउंट पर, तो बाद में जब एसेट को बेचोगे तो डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से क्वेश्चन रेज हुआ कि सर जब यही पढ़ाना था तो पहले आपने वो बताया क्यों? सीधे आप यही बता दिए होते। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो तुम लोग के दिमाग से निकालना है। अगर चला गया तो जो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल सही है, तुम लोग बिल्कुल डिडक्ट करोगे, डब्ल्यूडीवी से भी डिडक्ट करोगे, अगर जरूरत पड़ी एफएमवी से भी डिडक्ट करोगे, कॉस्ट से भी डिडक्ट करोगे। तो सर अभी आप बोल रहे हैं नहीं डिडक्ट करेंगे, पहले जो आपने पढ़ाया था कहा था डिडक्ट करेंगे। मैं बिल्कुल जगह दोनों जगह सही हूं। अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट की 1 अप्रैल 2014 के बाद, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, तो आपको वो सीधे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देना है और आगे जाकर कभी भी इसको माइनस नहीं करना। लेकिन अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट की है 1 अप्रैल 2014 के पहले का,
तो वो तो आप कर चुके हो ना, उसकी तो टैक्सेबिलिटी अराइज हुई नहीं है ना अदर सोर्सेज में, उसको तो आपने जब्त करके जेब में रख लिया है। तो उसको जब हम सेल करेंगे एसेट्स को, तो 1 अप्रैल 2014 के पहले तक का जितना जब्त किया है वो माइनस करेंगे सेल करते समय। और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद अगर कोई आपने एडवांस मनी फॉरफिट की है तो उसको सीधे सीधे तुरंत टैक्स लगा दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दोनों में फर्क समझ में आया? ना तो हम उधर गलत थे ना तो इधर गलत है। अब याद रहेगा, पक्की बात है। वो चीज़ दिमाग पे छापनी थी 2 दिन लगातार कि बेटा ये चीज़ याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग करना। आज के 4 साल बाद अगर कोई बच्चा स्टडी करेगा, मैं आज की बात नहीं, हम मान लेते हैं 2018-19 में भी कोई बच्चा स्टडी करेगा इस क्लास में, तो मैं उसको बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2014 के पहले तक का माइनस किया जाता है और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद तक का सीधे टैक्स लगा दिया जाता है। अब मेरी बात समझ में आई? दोनों में फ़र्क समझ में आया? पक्की बात है, गारंटेड है। नोट कर लो कहीं पर, इफ़ एनी एडवांस मनी अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2014 लिख लो कहीं पर कि इफ़ एनी एडवांस मनी और अर्नेस्ट मनी हैज़ बीन फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, then it must be charged to tax under the head income from other sources immediately in the same previous year in which it is forfeited. That's it. If any advance money or earnest money has been forfeited, then the same forfeited on or after 1st April 2014, 1st April 2014, then the same would be charged to tax under the head income from other sources in the same previous year in which it is forfeited, in which it is forfeited. अब याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? बोलो। चलो भाई, उम्मीद करते हैं नहीं भूलोगे। हमने तुम लोगों को एक सेक्शन पढ़ाया था, देखो कहानियां ही बता रहा हूं मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं। आज फिर एक नई कहानी ऐड करते हैं सेक्शन 47 में। और उस समय मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था तुम लोग को, मैंने कहा था इसको आगे चलकर हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। अब थोड़ा समय बचा है आज का, तो क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए। रिवर्स मॉर्गेज, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। रिवर्स मॉर्गेज नाम ही थोड़ा अजीब है। ये सर कौन सा मॉर्गेज होता है? रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स गियर का नाम सुना है, रिवर्स मॉर्गेज का नाम नहीं सुना। हाँ है ना? कहानी समझा दूं? ये उन माँ बाप के लिए है, देखो सरकार, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये उन माँ बाप के लिए है जिनकी संतानें उनको क्या करती है? परेशान करती, पैसा नहीं देती। सर इसमें ऐसा क्या है, जरा देखो। सीनियर सिटीजन होते हैं, बड़े परेशान होते हैं बेचारे अपने बच्चों से। कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते आगे चलने के लिए। ठीक, सरकार ने ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली निकाली है। आप चिंता क्यों करते हो? आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, बोलो ना, आपके नाम है, फिर टेंशन किस चीज की? आपको तो हम पेंशन दे देते हैं। कैसे देते हैं पेंशन, जरा देखो। पेंशन मतलब एक अमाउंट। आप इस प्रॉपर्टी को बैंक में ले जाकर के मॉर्गेज कर लें। बैंक वाला इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको हर महीने अमाउंट पे करेगा। ये लेंडर्स हैं और ये बोरोवर है, सीनियर सिटीजन।
अब लेंडर और बोरोवर लिखने का मतलब लोन ही तो हुआ, मेरी बात समझना। और बैंक का रिलेशन क्या होता है, लोन देना और लोन लेना। अगर हम बैंक की बात करेंगे तो वहाँ लेंडर्स और बोरोवर्स की सिचुएशन आ जाएगी, और जब लेंडर्स और बोरोवर्स की सिचुएशन आएगी तो पक्की बात है कि अमाउंट देना या लेना, यानी कि लोन की बात हो रही है। इस घर को बैंक मॉर्गेज रख लेगा और इस पर ये लोन देगा। लोन एक बार में नहीं देगा, पर मंथ देगा। आश्चर्य की बात। लोन क्या देगा, और पूरी लाइफ टाइम के लिए देगा। जब तक जिंदा हैं तब तक आपको मिलता रहेगा वो इंस्टॉलमेंट। अब तक हम सुनते आए थे इंस्टॉलमेंट ये लोग इसको देते हैं, लेकिन अब बैंक ऐसा काम कर रहा है, मंथली इनको हेल्प कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख के। इनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब बैंक इनकी हेल्प करेगा लाइफ टाइम। पहली बार सुन रहे हो ना, पहली बार सुन रहे हो ना, जाकर मम्मी पापा को जरूर सुनाना। हाँ, सुन लेना इधर। ये लाइफ टाइम चलेगा, और इनकी डेथ के बाद बैंक इस प्रॉपर्टी को अपने फेवर में लेकर के बेच करके अपना पैसा निकाल लेगा। अगर इसका लीगल हेयर्स, इसका बेटा चाहता है कि ये मकान उसके पास रहे, तो उसको सारा लोन जितना लिया है ना चुकाना पड़ेगा। अब बेटा करो परेशान। अब समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इसके जो लीगल हेयर्स हैं, अगर वो क्लेम करते हैं दैट वी आर द क्लेमेंट ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी एंड वी जस्ट वांट टू गेट द पोजीशन इन दैट प्रॉपर्टी एज अ लीगल ओनर, देन दे शुड पे all the sums which has been taken or borrowed by their parents. Clear? With interest. क्लियर हुई? अच्छा सर, कितनी अच्छी बात है, लेकिन अब बात आती है कि टैक्स सिस्टम क्या है। हमको तो टैक्स सिस्टम पढ़ना है, ये तो रही सोशल सर्विस की बात। अब टैक्स सिस्टम, ये लोन क्या इसके लिए इनकम मानी जाएगी? एक तरफ कह रहे हो हम सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है सपोर्ट कर रहे हो, ऊपर से तुम इससे टैक्स लोगे? नहीं नहीं, टैक्स चार्ज करोगे, माफ है। जो भी ये पेमेंट इसको मिलेगा वो 100% एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, उसको टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो सावधान ऐसी संतानों जो अपने माँ बाप को परेशान करते, उनके पास ये क्या है, एक बहुत बड़ा राइट दिया गया है। समझे मेरी बात? नोट कर लो। यानी कि अब माफ कर दिया गया है इनके हाथ में ऐसी इंस्टॉलमेंट जो यहां से जा रही हैं मंथली। इस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर, इस ट्रांजैक्शन को सुनो, इस ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और 47 में उसको माफ करेंगे, और इस इनकम को इनकम नहीं मानेंगे। अब क्लियर हुआ? दोनों फायदे समझ में आए? तो आप लोग एक अच्छी कंसल्टेंसी दे सकते हैं सोसाइटी को, अगर आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? क्या हुआ? अच्छा, घर में ही हो रहा है क्या? तो हंस क्यों रहे हो फिर? तो क्या होगा, बेटे को पता चल जाएगा, तुम्हें मारेगा? सोशल सर्विस करने निकले हो, ये सब नहीं सोचते बाबू। गलत है सो गलत है, चाहे घर में हो चाहे बाहर। हटाएं। दो चीज़ें हम लोगों ने बिल्कुल सीख ली।
एक टॉपिक जो छूटा हुआ था कहीं ना कहीं से, रिवर्स मॉर्गेज, मैं चाहता था तुम लोग को इसका एक अच्छा मैसेज भी दें। दूसरा, ये जो पॉइंट छूट रहा था, अगर मैं उस समय बता देता तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता, कन्फ्यूज़न रहता। वो दिमाग में सेट हो चुकी थी बात, अब इसको उसमें डालने में कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे। अच्छा, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में जाते जाते शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बताया था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए मैंने तुम लोग को सेक्शन 111A बताया था, 111A। इस पर मैंने बताया था अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और बिजनेस ट्रस्ट फंड है, याद आया? मुझे बिजनेस ट्रस्ट फंड आज बताना था, छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। इन तीन चीजों को अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होती है, इन्हीं तीन चीजों को, कौन कौन सी तीन चीजें? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर लिस्टेड अनलिस्टेड, नहीं समझ में नहीं आई, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हमने कहीं तो बताया था तुम लोग को लिस्टेड। 12 महीने के कैलकुलेशन में लिस्टेड सिक्योरिटीज को ध्यान में रखा जाता है। अब याद आया? 12 महीने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखने में 12 महीने को ध्यान में रखा जाता है, और वहां पर लिस्टेड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताया था ना, याद आया? वहां देखा जाता है, यहां पर लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं देखा जाता। शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। और दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जहां पर टोटल इन्वेस्टेबल फंड का म्यूचुअल फंड कंपनी ने 65% कम से कम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो, याद आया? और तीसरा बिजनेस ट्रस्ट फंड, जो मैंने अभी नहीं बताया। अगर इन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है देन द टैक्स रेट वुड बी 15%, दैट्स इट। एंड व्हाट अबाउट द अदर केसेस? नॉर्मल स्लैब रेट बता चुके हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मैंने तुम लोग को बताया है 20%, दैट्स इट। अभी मैंने केवल इतना ही बताया है, और आज की क्लास बस इतनी। थैंक यू बच्चों।